गुड इवनिंग एंड वेलकम टू न्यूज टुडे इंडिया। मैं जब्बार अली अपने सहप्रतिनिधि राज शाहानी और जित्तो विश्वास के साथ इस वक्त मुखातिब हूं इस्लामपुर शहर के इस्माइल चौक से। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर, कामयाबी या सक्सेस का ऐसा स्टोरी लेकर हम आपके सामने आए हैं जिस खबर को सुनते ही फकर से इस्लामपुर तो इस्लामपुर, नंगला गांव जो कि राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी के खास ताल्लुक या विधानसभा से बिलोंग करता है, वहां के लोग और उत्तर दिनाजपुर के सभी लोगों का जो सीना कह सकते हैं वो गर्व से फूल जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आप उत्तर दिनाजपुर के तालीम और तरबियत का अगर हिसाब लें या स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो मंजर हुसैन अंजुम जो कि स्कॉलर के एक स्टूडेंट के हैसियत से आईएएस टॉपर हुआ था, उसके बाद अगर इस्लामपुर शहर का वो स्कूल का नाम रोशन करने जा रहा है और एक शख्सियत जिसका नाम है मोहम्मद दनिश रेजा, पेशे में एक लॉ यानी जुडिशरी डिपार्टमेंट के क्लर्क और मौजूदा हालात में वो क्लर्क है, लेकिन इससे पहले हिंदुस्तान के जो कह सकते हैं सेना वाहिनी में है उसमें सेवा दे चुके हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद अपने बच्चों के परवरिश के लिए ग्वालपोखोर थाने के नंगला गांव से पूरे परिवार उठ के आए इस्लामपुर में अपने बच्चों के तालीम और तरबियत दिलाने के लिए। जी हां दोस्तों, द स्कॉलर इंग्लिश मीडियम स्कूल से बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद तैयार किए नीट का। जी हां दोस्तों, अभी ऐसा ही एक खबर लेकर हम आपके लिए मुखातिब है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट 2023 जिसके जो एग्जाम देना पड़ता है डॉक्टरी बनने के लिए, ऑल इंडिया बेसिस रैंक होता है, जिसमें आपको बता दें मोहम्मद दनिश रेजा जो कि मोहम्मद अब्दुल सलाम वो अंसारा बेगम का बेटा है। जी हां दोस्तों, इस्माइल चौक के रहने वाले और कह सकते हैं बाय बर्थ दे आर फ्रॉम नांगला, ग्वालपोखोर, पोस्ट ऑफिस बरबिल्ला। चलिए उससे मुखातिब होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर दिनाजपुर का सीना चौड़ा होने का ये सबसे बड़ा वजह है क्योंकि हमारे घर के सोने का ये बच्चा 690 रैंक मार्क्स लेकर के 806 ऑल ओवर इंडिया में 806 रैंक किया है और कैटेगोरिकली ओबीसी रैंक लाए हैं 192 यानी 192, जो कि कह सकते हैं उत्तर दिनाजपुर के सुरजापुरी बेल्ट में ऐसा रैंक शायद पहले इससे आगे कोई लाया हो। और जितने बच्चे इस बार नीट क्रैक किए हैं उसमें उत्तर दिनाजपुर के दनिश रेजा सबसे आगे हैं, ऐसा ही इंफॉर्मेशन हमारे पास है। चलिए उससे मुखातिब होते हैं और इस खबर को जल्द से जल्द सबके पास शेयर करें, क्योंकि हमारे उत्तर दिनाजपुर, इस्लामपुर तथा ग्वालपोखोर या इस्लामपुर सब डिविजन का नाम रोशन करने वाला दानिश रेजा से हम सीधा मुखातिब होंगे। सबसे पहले तो दानिश, कंग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू वेरी मच, एंड इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर अस दैट व्हेन Manjar Hussain Anjum became the first IAS in Uttar Dinajpur as well as in Dakhin Dinajpur district for the first time. The whole Islampur became a mela with public congratulations, as well as he was received by the people like a Yuvraj, like a prince. So the same thing is going to happen, I think so, with you, because in the Surjapuri belt as well as Uttar Dinajpur in NEET 2023, one has scored like this 690 and your percentile is 99.95. 41015 means 99.45 means 99.50 to some extent. How are you feeling at the very moment? I'm feeling very happy. I'm proud that I scored so great marks. And you were talking about Manjar Hussain, and he has been one of the inspiration for the people, for the students of Islampur, and he has secured a rank of 126, 125, which is unimaginable. We cannot think of anybody scoring so high marks in UPSC. And UPSC, right from the district Uttar and Dakhin Dinajpur, which are educationally illiterate area, or to some extent literacy rate very low. Yeah, and my expectations were high, and I have been scoring in my mocks around 650, 715 and 720 marks, but due to some mistakes which were inevitable, I scored a bit low, that is 690. I made some unusual mistakes, like I filled the OMR wrong in 2 questions, and 2 of the questions I overthinked, and this was the reason that I got my marks a bit low. But nevertheless, it is a great score, 690, and I'm happy that I scored so high. Firstly, I would like to thank my parents. Yes, obviously, I would like to. Whom we are going to thank for this one? And firstly, I will thank my parents. They have been working
intensely hard to feed our family and to provide me the best of education they can provide. And they have sent me. Firstly, we moved to Islampur in 2015. Yeah, I'll come to that place. I'll learn your success story slowly. जो लोग नए सिरे से हमारे साथ जुड़े, इस वक्त हम मुखातिब हैं मोहम्मद दनिश रेजा से, जो कि ग्वालपुखुर नांगना से बिलोंग करते हैं, लेकिन बच्चों के पढ़ाई और परवरिश के लिए, जिसे कह सकते हैं कि अपना सरकारी जो नौकरी है उसको छोड़ के, यानी पहला नौकरी को निवृत्ति दे करके वहां से रिटायरमेंट लेकर के इस्लामपुर में चल बसे कि बच्चों का परवरिश हो। इसीलिए दनिश ने अपना पहला थैंक्स जो है अपने माँ बाप को दिए। ऐसा ही होना चाहिए, और उसके बाद तो टीचर इसके थैंक्स के लिए कह सकते हैं काबिल है ही। लेकिन उससे पहले बता दें दनिश, चलिए हिंदी में थोड़ा बात करते हैं, दैट विल बी फीजिबल फॉर ऑल द व्यूअर्स दोज आर सीइंग लाइव ऑन दिस न्यूज़ टुडे इंडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो ये बात बताएंगे कि आपका पढ़ाई शुरू कहाँ से हुआ? पहले मैं तो जब घर पे था तब शुरुआती पढ़ाई क्लास 3 तक एक स्कूल है झिलझिली में। अच्छा। इस्लामपुर ग्वालपुखुर ब्लॉक के पास, ग्वालपुखुर GANBSE कुछ अच्छा, स्कूल अच्छा। था, और ग्वालपुखुर नॉर्थ बंगाल कोई प्राइवेट इंग्लिश स्कूल, अकेडमी। इंग्लिश फिर अकेडमी। वहाँ 3rd तक पढ़ने के बाद मेरे पेरेंट्स ये रियलाइज़ किए कि मतलब यहाँ थोड़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पढ़ाई का, इसलिए हम इस्लामपुर शिफ्ट हुए। फिर पूरा फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गया था। उसके बाद 2015 से हम यहीं पर ही हैं, और स्कॉलर में मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाई हुआ, मतलब काफ़ी अच्छा। जो शुरुआती में तो मैं फेल जो किया, बेसिक एजुकेशन होता है। क्लास 4th में मैं मैथ्स में मेरा फुल मार्क्स था, लेकिन हिंदी और इंग्लिश ये सब में मैं फेल हो गया, क्योंकि मैं छोटा मोटा स्कूल से आया हुआ था। फिर उसके बाद क्लास फेल हो गया आपने? हिंदी में फेल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे स्कोर 19 था 100 में उसमें। अच्छा, एक सवाल यहाँ पूछेंगे दानिश, जो आप जो जिस स्कूल में वहाँ पढ़ते थे, हो ही सकता है वो गाँव मतलब देहाती स्कूल है, तो वहाँ का बेस अच्छा नहीं भी हो सकता है, या फिर अपॉर्चुनिटीज नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वहाँ जो पढ़ाई शुरू किए थे, याद है आपको किस किस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई किए थे? वहाँ मीडियम क्या था आपका, वर्नाकुलर क्या था? वो इंग्लिश मीडियम था, और वहाँ वही सेकंड लैंग्वेज हिंदी मेरा हमेशा से था। अच्छा, लेकिन स्कॉलर में आप जाए तो उसी में फेल हो गए? हाँ, उसमें हिंदी में अचानक से मतलब कि थोड़ा अच्छा हिंदी आने लगा, और इंग्लिश भी अच्छा आने लगा। तो फिर इंग्लिश में वैसे तो मार्क्स स्कोर अच्छा था, बस हिंदी में कम था। फिर उसके बाद क्लास 5th में मतलब स्टूडेंट अच्छा होने के कारण क्लास 5th में फिर मेरा रैंक टॉप 10 में आने लगा। फिर 7th में मैं मेरे ट्यूशन टीचर के पास जब मतलब लिया, तो वहाँ मुझे पता लगा कि मेरा पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। मतलब मैथ्स में मेरा हाईएस्ट मार्क्स आने लगा स्कॉलर में, फिर कंप्यूटर, ये सब सारा मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में आने लगा। फिर उसके बाद एक डिसेंट स्कोर मैं हमेशा करता रहा, मतलब कि टॉप 5 में रहना स्कॉलर। अच्छा। फिर 10th में भी मेरा स्कोर मतलब प्री बोर्ड्स में मेरा 98% था। अच्छा। फिर बोर्ड्स में शायद वो लोग थोड़ा कम दे दिया मुझे, 93% दिया। अच्छा, जो भी हो सकता है, वो कोविड के कारण दिया था। हाँ। फिर उस वक्त आप लोग का एग्जाम हुआ ही नहीं हाँ, शायद? एग्जाम नहीं हुआ था, एग्जाम नहीं बोर्ड्स नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मतलब कि 10th के बाद मैं कोटा में गया। वैसे तो मैं मतलब मुझे मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन फिर मतलब पेरेंट्स का भी था कि मतलब डॉक्टर बनना है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा से चाहते थे, इसलिए बोटनी जूलॉजी ये सब को हाँ। थोड़ा देखना पड़ा, केमिस्ट्री को देखना पड़ा। हाँ, मतलब जैसे कि मैं मैथ्स 10th में भी मैं काफ़ी 11th का मैथ्स किया था, लेकिन वो मेरे तो काम में नहीं है, क्योंकि हम इसमें आ चुके, इस फील्ड में आ गए। अच्छा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब कि कुछ तो करना था, और डॉक्टर भी काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है, जिससे आप मतलब बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और मतलब पेरेंट्स का था, तो मतलब पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ करते हैं, मतलब सब आप अपना जान जान का जो ख्वाहिश है उसके लिए जान बाजी में लगा दी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो लोग हैं मतलब जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। बेशक। तो एक छोटा सा चीज़ उनके लिए परस्यू करना, वो मतलब कुछ मतलब एक कोई बड़ा बात नहीं है। फिर इसलिए हम फिर उसके मेडिकल के पढ़ाई के लिए हम कोटा गए थे, 11th 12th वहीं किए। फिर 12th में इस बार मैं बोर्ड्स दिया, मेरा बोर्ड्स में इसी बार बोर्ड्स दिया जी। और इस बोर्ड्स बार में परसेंटेज कैसा रहा? बोर्ड्स में मेरा 93.4 रहा। और हालांकि मतलब बोर्ड्स में थोड़ा इंग्लिश हम कम पढ़े थे, साल भर 3-4 दिन, क्योंकि नीट का तैयारी करना था। तो 3-4 दिन पढ़ के इंग्लिश में थोड़ा स्कोर कम था, उसके कारण थोड़ा परसेंटेज कम हो गया। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री में वही 96-97 था। फिर उसके बाद चला 2 साल, मतलब काफ़ी मेहनत किए थे, मतलब कुछ और देखे नहीं थे, काफ़ी मेहनत किए थे उसमें। जैसे कि जब मैं शुरुआत किया था, तो ऐसे तो जो लोग, जैसे मेरी दीदी भी प्रिपरेशन की थी और बहुत सारे सीनियर्स भी थे, तो शुरुआत जो पहला टेस्ट हुआ था एलन में था, मैं कोटा में, तो वहाँ सबसे पहला टेस्ट मेरा 715 आया था 720 में जी। तो मुझे लगा आ गया, मतलब इसको टेस्ट आ ही सकता है। फिर हुआ क्या कि मैं एक सीनियर को बताया था, उसका नाम मतलब मेरा एक सीनियर है, उनको काफ़ी हेल्प किया था 2 साल के जर्नी में, तलाम ऑफिस नाम है। अच्छा। फिर उसको मैं बताया कि वो मतलब इस्लामपुर का ही है। अच्छा। तो उसको मैं जब बताया कि मेरा 715 आया, तो वो बहुत गजब वाला एक रिएक्शन दिया। अच्छा। कि इतना ज़्यादा लेके आ गए। हम सोचे कि फिर वो लोग सब हमको बोलने लगे कि तो बहुत ज़्यादा मार्क्स है।
फिर हमको लगा शायद असली में ज़्यादा लेके आ गया। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद वो फिर हमको ये बोला था कि पहला टेस्ट में तो इजीली आ जाता है, दूसरा टेस्ट में ध्यान रखना। फिर दूसरा टेस्ट में मेरा मतलब हमको लगा कि नहीं यार ये लोग बोल रहे हैं मतलब असला मार्क्स गिर जाता होगा। फिर हम सोचे नहीं, उनको खुद को प्रूफ करना है कि नहीं मेरा गिरना नहीं चाहिए। फिर सेकंड टेस्ट में मेरा फिर उसमें भी मेरा सेकंड टेस्ट में भी 705 था। अच्छा। तो ऐसे मेरे स्कोर हमेशा ऐसा ही रहा। एग्जाम टोटल कितना होता है 720 का? कोचिंग में, हाँ। कोचिंग में तो ऐसे मैं कम से कम 300 एग्जाम दे दिया। नहीं बोला टोटल मार्क्स कितना रहता है आपका? 720 में नीट में 720 और मॉक्स जो होते हैं हाँ, उसमें कोचिंग में वो भी 720 वो भी 720 720 का होता है, यानी जितना मार्क्स में आपका मेन एग्जाम होता है हाँ, वही मॉक्स में होता है हमेशा 720। बिल्कुल। अच्छा। तो उसमें 11th में था मैं, कुछ दिन तो यहाँ घर पे था जब कोविड चल रहा था, कोविड के कारण। तो घर पे मैं सिंसियरली पढ़ा सब कुछ। मैं ये समझ चुका था कि मतलब अच्छे से अच्छे बच्चे जो स्कॉलर से पढ़ के वो लोग 12th करते हैं और फिर वो लोग नीट नहीं निकलता। तो ये बात मेरे दीदी भी प्रिपरेशन की थी, तो उनको ये रियलाइज़ हो चुका था कि मतलब जो अगर हम कुछ 100% इनपुट नहीं डालते तो फिर सफ़र करना पड़ता है। और वो एक साइकिल जैसा हो जाता है कि नहीं निकला तो खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण उसको हम छोड़ नहीं सकते कि नहीं करेंगे। वो सोसाइटी चैलेंज आ जाता है कि करना ही पड़ेगा, सोसाइटी प्रेशर है फिर, या फिर कुछ भी प्रेशर हो कि परस्यू किए तो कंप्लीट करते हैं। पर्सनल प्रेशर भी होता है इसमें। तो वही तो मतलब अगर पहला बार में नहीं निकलता फिर दूसरा साल पढ़ना पड़ता है, फिर दूसरा साल में कमी रहा, फिर तीसरा साल। तो वो साइकिल में हमको जाना नहीं था, इसलिए हम 11th में भी बहुत अच्छा से पढ़े थे। मेरा मतलब कोटा में भी जो मैं बैचेस में था सब में मैं टॉप कर रहा होता था, टॉप 5 टॉप 10 चलता था। और फिर उसके बाद वहाँ मेरा एक SRG बैच बोल के होता है, मतलब स्पेशल रैंकर्स ग्रुप, उसमें सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे भी पहले तो वहाँ मतलब कि जो ओवरऑल सभी बच्चों में से मतलब कुछ बच्चों को सिलेक्ट करता है, अलग से टेस्ट लेता है। तो उसमें सिलेक्शन था, उसमें भी मेरा अच्छा स्कोर आने लगा। मतलब उसमें भी मुझे मतलब धीरे धीरे मेहनत करते करते ये पता लगा कि मेरा पोटेंशियल बहुत है। तो वो SRG मतलब कि टॉपर्स के साथ भी मैं बहुत जगह, मतलब टॉपर्स का जब एग्जाम होता था उसमें भी मैंने टॉप किया, अक्सर टॉप किया। फिर उसके बाद हमको लगा कि और टीचर्स भी मतलब टीचर्स के साथ इंटरेक्शन में पता, मतलब टीचर्स बोलते थे कि बेटा अच्छा से पढ़ो, बहुत अच्छा रैंक आ सकता है। फिर 11th ऐसे चला। मतलब 11th में थोड़ा मार्क्स फ्लक्चुएट करता था क्योंकि तब इतना ब्रेन मैच्योर नहीं हुआ था। तो कभी 700 आ गया, कभी 680 भी चला गया, कभी 670 चला गया। ऐसे तो मेरा कभी 650 से नीचे मार्क्स गया नहीं। बस 11th में 652 आया था मॉक्स में। फिर जब 12th शुरू हुआ तो तब तक माइंड इतना मैच्योर हो चुका था 12 का सब चीज लेने में। एक्चुअल में 10 से जो 11 का जंप होता है सिलेबस में बहुत बड़ा होता है। मतलब कि अगर आप जैसे कि आप अगर कोई कुएं में है और आपको ले जाके समुद्र में फेंक दिया गया। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा होता हूँ ICC का क्लास 10th में, अगर मैं एक बुक पढ़ता हूँ तो वो एक चैप्टर बन जाता है। बस एक चैप्टर के बराबर एक बुक होता है 11th में। तो और वैसे तो बहुत चैप्टर्स है, 98 चैप्टर सिलेबस में। तो फिर वो रेगुलर मेहनत करने से हो जाता है। फिर 12th में जब मैं शुरू किया तो क्योंकि 11th ये सब पढ़े तो 12th के सिलेबस के लिए एक रेडी हो चुके थे। फिर 12th पढ़ाई किया। 12th में मतलब मार्क्स बहुत स्टेबल हो गया कि मतलब 715 710 कॉन्फिडेंस में आ गया आपने। हाँ बिल्कुल। तब मतलब कि मेरे फेस भी काफ़ी अच्छा फेस था। मतलब बहुत बच्चे टॉप कर रहे, मेरे दोस्त में से मतलब कि मेरे फेस में से बहुत बच्चे टॉप 100 में आए। हालांकि मैं भी एक्सपेक्टेड टॉपर्स में था एलन का, लेकिन थोड़ा सा वही मार्क्स का फ्लक्चुएशन जो आपको बोला उसके कारण थोड़ा गिर गया। और फिर वो 12th में मेरा मार्क्स बिल्कुल स्टेबल था, मतलब कि 700 से नीचे नहीं आता था। 715 710 ऐसे अक्सर आया। फिर जब ये सब चला ऐसे, मतलब ऐसे आसान लगता है बोलना कि मतलब 2 साल पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत लगता है। और जैसे बेशक लगता है, 2 पढ़ाई एक साथ करना पड़ता है। एक तो बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी, उसके बाद नीट के लिए तैयारी। आएंगे आपसे, लेकिन उससे पहले आपके जो वालिद साहब हैं उनसे मुखातिब होते हैं। सबसे पहले तो अब्दुल सलाम भाई बहुत बहुत मुबारकबाद। और बच्चों के लिए इतना बहुत कम लोग करते हैं, खास करके जो सेना जवान होते हैं। सेना से निवृत्त होने के बाद एक नौकरी छोड़ने के बाद अपना स्टेटस परिवर्तन होता है, उसके बाद आप एक क्लरिकल जॉब करते हैं यहाँ कोर्ट में, हाँ जुडिशरी सेक्शन में। सबसे पहले तो बताइए कि लड़का का ये कामयाबी कैसा लग रहा है, कैसा क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जब मैंने अपने सर्विस ज्वाइन किया था 16 साल 7 महीने में इंडियन आर्मी में, इतना खुशी उस टाइम नहीं हुआ जितना मेरे बच्चे का जो ये पास होने से हुआ। दिल तो इतना भर रहा है बच्चे की खुशी से। और बताओ क्या, इसका कोई हद नहीं है, ऊपर अल्लाह का देन है। मैं सबका दुआ है, पूरे ख़ानदान का दुआ है, सारे दुनिया का दुआ है कि मेरे बच्चे को इतना तक पहुँचाया। और रही बात कि मैं सोच रहा हूँ कि और आप लोग भी मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए ताकि मेरा बच्चा आगे और कामयाब करे। एक दिन फिर मैं आपसे मिलूँ इस चीज़। इंशाल्लाह। I am really spellbound to see that how maturity comes among the intelligent students. दनिश रेजा एक ऐसा शख्सियत है, जैसे हम कहें कि मंजर हुसैन अंजुम के बाद अगर उनके जो
पहला स्कूल है, स्कूल को अगर फकर आए तो ये दनिश रेजा के ऊपर में आएगा। और आपको बता दें इस वक्त उसके फैमिली के साथ हम जुड़ गए हैं, उनसे जुड़ गए हैं, कुछ कुछ बातें उससे और भी करते रहेंगे। और लेकिन उससे पहले आपको बता दें जो नए सिरे से हमारे साथ जुड़े, ग्वालपखोर जैसे एक लो लिटरेसी रेट इलाका नंगला, वहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं। इस्लामपुर में अपने बच्चों के परवरिश और पढ़ाई लिखाई के लिए शिफ्ट कर गए 2015 में, अगर मैं गलत ना बोलूँ तो। और ऐसा है एक कहानी, एक दिलचस्प कहानी है जो कि हम दनिश से सुनेंगे। यू गॉट एडमिशन इन 2014 स्कॉलर 2014 2014 में जब आए तो माँ बाप जैसे हैं, बाप मिलिट्री में तो वो बाहर रहते थे, मम्मी बच्चों को लेके, भाई बहन को लेके बाहर रहते थे। और जैसे हम लोगों को आपने या आपके फैमिली के सूत्रों से पता चला कि आप रोते थे यहाँ स्कूल नहीं जाने के लिए कि फैमिली मेरे साथ नहीं है। हाँ, मतलब जब क्लास 4th में मैं स्कॉलर आया जी, तो तब मुझे मतलब मेरे दीदी के साथ भेजा गया था। अच्छा, तो अब वो बहुत छोटा था, तब 10 साल 11 साल का हाँ। था। तो तब मुझे मतलब अकेले बहुत रोना आता था। जी। तो कब रोते थे, रात को या दिन के टाइम? रात को, मतलब दीदी जब खाना खाती थी तब हम खिड़की के पास आके रोते थे। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद और बाहर ताकते थे कि मम्मी आ जाएगी कब? हाँ, तो वही चलता था। और उसके बाद मम्मी लोग सोचा कि अब मतलब आ जाने से बेटर रहेगा, ये रोता है हमेशा। फिर वो लोग आ गए। फिर क्लास 5 में जब मैं था 2015 में, अच्छा फिर उसके बाद यहाँ रहे हम लोग, मतलब 5, 6, 7, 8 ये सब सारा 10th में स्कॉलर से ही किया। जी। मतलब स्कॉलर एक इस एरिया में एक अच्छा स्कूल है, प्रीमियर मतलब इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल एक मतलब डिसेंट स्कूल है जिसमें मतलब आईसीएसई का सिलेबस भी थोड़ा एडवांस रहता है। वो मतलब एक अगर आप कोई आगे नहीं जाना चाहते कोई दूसरे सिटी में, तो एक डिसेंट स्कूल है स्कॉलर, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से मतलब बच्चे अच्छा करते हैं बहुत। जी। आपका स्कूल का एडवर्टाइजमेंट थोड़ा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा होनहार बच्चों के मुंह से स्कूल का ये होना चाहिए। आपको बता दें जो हमारे पास जो अभी तथ्य या इंफॉर्मेशन हैं, मोहम्मद दनिश रेजा जिसका रोल नंबर है 3903210338 और एप्लीकेशन नंबर आपको बताएंगे नहीं, आपको बता दें कि इसका जो फिजिक्स में परसेंटेज है 99.945 यानी 99.95 कर सकते हैं। केमिस्ट्री में है 99.75 और बायोलॉजी बोटनी जूलॉजी में है 99.84। एक सवाल आपसे पूछेंगे, ये परसेंटेज आपका बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आया लेकिन नीट में आया, कोई डमी स्कूल से आपको एग्जाम देना पड़ा? हाँ, मैं मतलब नॉन स्कूलिंग स्कूल से मैं पढ़ा था, यही सिलीगुड़ी में है। अच्छा। और फिर वहाँ मतलब मुझे बस बोर्ड्स के लिए जाना पड़ा। और बोर्ड्स मैं वहाँ प्री बोर्ड्स दिया था और बोर्ड्स दिया। और हालांकि मैं बोर्ड्स में इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि ये तो सबको रियलाइज हो जाता है कि मतलब बोर्ड्स का मार्क्स बस एक मतलब एक बस स्कोर कार्ड नहीं रहता, सर्टिफिकेशन, जस्ट अ सिंपल स्कोर कार्ड। या मतलब कोई भी आपके टारगेट के लिए जो चाहिए उस पर पहले आप फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं। मतलब कि कोई भी स्कूल में भी अगर एडमिशन लेना होता है यूनिवर्सिटी में तो उसके लिए सेपरेट एग्जाम है, सीयूईटी है। मतलब तो बोर्ड्स का एग्जाम तो बस एक पास सर्टिफिकेट है। तो इसलिए मैं बोर्ड्स में, वैसे भी मतलब नीट का सिलेबस एग्जाम मतलब रिजेंबल करता है इसके साथ। बोर्ड्स में थोड़ा हल्का कम सिलेबस है नीट से और इससे। और फिर उसके बाद मतलब कि मैं नीट का पढ़ता गया और 5-6 दिन पहले मैं बोर्ड्स का थोड़ा प्रीवियस ईयर्स देख लिया और वो स्कोर आ गया अच्छा से। आपने अभी बात करते करते हम लोगों को कहा कि इंग्लिश के लिए आप सिर्फ 7 दिन या 8 दिन पढ़े थे और उसके बाद आप फिर हाँ, मतलब कि मैं इंग्लिश पढ़ा नहीं था जब मैं 10th में पढ़ा था आईसीएसई में, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा। अच्छा। फिर बोर्ड से मतलब एग्जाम से 1 हफ्ता पहले छुट्टी था, तो मुझे फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ना था, मैं पढ़ा नहीं था। तो पहला 2 दिन में फिजिकल एजुकेशन पढ़ा था छुट्टी में और फिर 3-4 दिन मैं इंग्लिश पढ़ा। तो ये 3-4 दिन के कारण थोड़ा इंग्लिश वीक रह गया था, जिसके कारण मेरे इंग्लिश में 80 आया। और 4% मतलब 5 मार्क्स का 1%, तो 4% मेरा वही कम हो गया। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में वो 96-97 ही था। अभी बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे हैं। हालांकि आपने कहा कि क्लास 4 में जब नए स्कूल में आए थे तो वहाँ आप फेल। उसके बाद फिर अच्छा ही रहा। उसके बाद अच्छा वो तो शुरुआत था और मैं रोता था ना, तब पढ़ता नहीं था। अच्छा, तो उसके बाद रोने का असर क्या है कि मम्मी पापा यहाँ आ गए? जी बिल्कुल। 2018 में आपका पापा सेवानिवृत्ति। हाँ, अगर ये बात करें कि मतलब मेरे पेरेंट्स के बारे, तो मेरे मम्मी मतलब आप इसे समझ सकते हैं कि पापा हमेशा बाहर रहा, तो इसका मतलब मेरे मम्मी को बहुत मेहनत करना पड़ा। मतलब बहुत कि एक बिना फादर का घर चलाना ये बहुत मुश्किल होता है एज अ फीमेल। तो फिर वो इतना मेहनत की और फिर पापा भी बहुत मेहनत किए घर छोड़ के रहना बाहर। तो जमीन जायदाद थोड़ा बहुत रहा होगा, उसका भी देखभाल निगरानी करना होगा यहाँ से। हाँ बिल्कुल। तो फिर वही चीज़ के अगर पेरेंट्स इतना करने के बाद हम उनको रिटर्न में कुछ ना दें तो फिर मतलब हम लोग एक ट्रू उनका जो है औलाद नहीं हुए, हम ये बिलीव करते हैं। और फिर वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो मेरा पहला सोर्स ऑफ मोटिवेशन था 2 साल में, वो यही था कि मतलब पेरेंट्स को खुश करना, आंख बंद करके बिलीव किया मेरे ऊपर। और वो आंख बंद करके कभी ये पूछते भी नहीं कि तुम कितना पैसा खर्चा किया तुम्हारे पीछे, मतलब चाहिए दे दिया, चाहिए दे दिया। तो ऐसा पेरेंट्स अगर ऐसा करते हैं हमारे लिए और ऐसे पेरेंट्स को रिटर्न में खुशी ना दे
तो फिर मतलब हम एक अच्छा इंसान भी नहीं हुए। तो वही खुशी का आंसू है आपका माँ बाप के आंखों में अभी। जी, तो वही देख रहे हैं। ध्यान में रखते हुए और मतलब मैं बस उन्हीं का बारे सोचा। वही बाकी जो मोटिवेशन है वो बस टेम्पररी है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये चाहिए, तो ये थोड़ा देर के लिए रहता है। एक बड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आता है तो वो भी भूल जाते हैं। तो अगर मम्मी पापा के बारे सोचते हैं, और मैं आगे बच्चों को भी यही बोलूंगा कि मतलब अपने माँ बाप के बारे सोचो। पूछूंगा उनके आपसे, मेहनत के आपका बारे में। छोटा भाई है जी। और एक बहन जो है जो अपने तबीयत खराब की वजह से आपके साथ तैयारी कर रहे थे। जी। वो छोटी बहन इस बार एग्जाम में नहीं बैठ पाए। जी। उन लोगों के लिए आप मोटिवेशन या इंस्पिरेशन है। हम भी दुआ करते हैं कि आपका छोटी बहन का तबीयत जल्दी सही हो जाए और नेक्स्ट 2004 का जो नीट है उसमें वो भी क्रैक करे और हम इंटरव्यू लेने आए। चलिए आपका मम्मी से बात करते हैं। अंसरा बेगम जी, बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले आपको। कैसा एहसास हो रहा है बेटा, इतना जिम्मेदारी लेके कह सकते हैं, इतना कम उम्र में जिम्मेदारी लेके नीट क्रैक कर लिया। जिम्मेदारी इसलिए कहेंगे क्योंकि आप ही मम्मी आप ही पापा थे, क्योंकि ये अब्दुल सलाम भाई घर में नहीं आया करते थे। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम लोगों का सपना था जी कि मेरा बच्चा नीट क्वालिफाई करे, जी। तो और उस सपनों को बच्चों ने साकार कर वो दिखाया। हाँ साकार किया। मेरा बच्चा बहुत मेहनत किया, बहुत बहुत मेहनत किया। मेहनत करने के बाद अभी ये दर्जा में पहुंचा है। उन माओ के लिए, खास करके हमारे सुरजापुरी भाषी जो है या सुरजापुरी बोल के बेल के बहुत लोग हैं, ये लोग बहुत तंगस्ते की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन बहुत सारे माएँ ऐसे हैं कि इस तंगस्ते की ज़िंदगी या कहिए स्ट्रगल या लड़ाई जो करना पड़ता है ज़िंदगी के साथ, जो आपके साथ गुजरा, क्योंकि भाई जनाब भाई साहब वो बाहर रहा करते थे, मिलिट्री में जॉब करते थे। तो ये जो लड़ाई, उन सुरजापुरी माओ के लिए आपका क्या कहना रहेगा? बच्चों को परवरिश देने के लिए या औलाद को सही दिशा दिखाने के लिए, तालीम देने के लिए, तरबियत देने के लिए आप नंगला छोड़ के यहाँ चले आए हैं। ज़मीन जायदाद देखना पड़ा, दौड़ भाग करना पड़ा, स्कूल जाना पड़ा। उन लोगों के लिए क्या कहना, उन माओ को क्या कहेंगे कि सबको इस तरह से अपने बच्चों को सबको इस तरह से अपने बच्चे को मैंने कोशिश करे पढ़ाई लिखाई में, सबको ध्यान दे, सबका बच्चा कामयाब हो मेरे बच्चे के जैसे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप देख सकते हैं खुशियों का आंसू माँ बाप के साथ, और एक सिलसिला जो इन लोगों ने 2015 में शुरू किया था, उस सिलसिला का आखिरकार रिजल्ट आ गया। दनिश रजा जो कह सकते हैं इस्लामपुर के ही एक नामी गिरामी स्कूल के, इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रोडक्ट हैं, और उस कह सकते हैं उसका हौसला अफजाई के लिए अपने टीचर या उस्ताद जो होते हैं उनका भी कह सकते हैं रोल कम नहीं रहा होगा। उनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, जो लोग नए सिरे से हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बता दें, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्राउंड ग्रेजुएट का जो रिजल्ट वो कई दिन पहले निकला। कितने तारीख को? परसों हाँ, वेडनेसडे को निकला है। और बहुत सारे ऐसे कामगार, होनहार और नीट को क्रैक करने वाला लोग होंगे। शायद इतना अच्छा रैंक नहीं है, लेकिन वो लोग भी उत्तर दिनाजपुर या कह सकते हैं पूरे जिले के लिए प्राइड या फिर कह सकते हैं गर्व या अहंकार का विषय है। अगर आप में से कोई उनके बारे में जानते हैं, दनिश रजा जैसे ऐसे शख्सियत के बारे में जानते हैं जो इस बार नीट का क्रैक किया हो, तो उन लोगों का इन्फॉर्मेशन या इत्तला हमें हमारे जो डिवोटेड रिपोर्टर्स हैं उनके जो नंबर है, या हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में जितने भी सारे रिपोर्टर्स हैं उनके व्हाट्सएप नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें हमें जानकारी दे, ताकि उन लोगों को भी हम कैमरे के सामने लाके समाज के सामने फ़ख्र करने का एक रास्ता बना दें। और जिन लोगों के लिए नीट या कह सकते हैं ज़िंदगी का असफलता एकदम एक डिप्रेशन बन जाता है, उन लोगों के लिए ये बच्चे बच्चियाँ इंस्पिरेशन बने। और भी बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलिए इस सिलसिले में हम और एक बार बात करते हैं ऑल इंडिया रैंक में, जिसका रैंक है 806 और कैटेगोरिकली ओबीसी रैंक है 192 और टोटल मार्क्स है आउट ऑफ 720 690। ऐसा ही दनिश रेजा जो कि उत्तर दिनाजपुर और खास करके कह सकते हैं लिटरेसी रेट जहां कहा जा सकता है कि ग्वालपुकुर 1 और ग्वालपुकुर 2 में कम है, वहां का ही पैदाइश लेकिन परवरिश इस्लामपुर में। दनिश रेजा से और एक बार मुखातिब होते हैं, बात करते हैं, एक्सक्लूसिव कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले कोई भी होनहार बच्चा हो तो अपने बाप माँ को तो वो थैंक्स देते ही हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन द टीचर्स हु आर द सेकंड पेरेंट्स, दे ऑल्सो हैव सम क्रेडेंशियल्स इन योर सक्सेस स्टोरी मे बी। सो टू होम यू रिमेंबर, कोई ऐसा टीचर का नाम जो आपने पोटेंशियल ढूंढ लिया हो, या ऐसा कोई टीचर जो पोटेंशियल ढूंढने के बाद आपको कड़ाई से धमका करके आपको कह सकते हैं यस, या फिर पीठ दबदबा कर कहा हो यस यू कैन डू दनिश, यू गो अहेड, वी आर विथ यू। जब मैं स्कूल में था तब तो सब स्मूथ चला था, फिर जब मैं कोटा गया तो वहाँ के टीचर्स, मतलब ऐसे टीचर्स आपका जो बेसिक स्कूल है कह सकते हैं वहाँ गांव देहात के स्कूल बोलिए या फिर स्कॉलर में, ऐसा कोई टीचर, ऐसा कोई शख्सियत जिसको आप थैंक्स बोलना चाहेंगे इस लाइव ब्रॉडकास्ट में, जिनके जरिए आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं?
पहले मैं मेरे मतलब कि स्कूल के जो कोऑर्डिनेटर सर थे, विजय चौधरी सर, वो मतलब एक जेन्यून मतलब एक जेंटलमैन है, जो मतलब जिसको आप देख सकते हैं एक ग्रेट पर्सनैलिटी के तौर पे, मतलब जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो जेंटल तो है लेकिन एंग्री मैन है। हाँ, वो एंग्री एट सम सिचुएशन, वैसे वो बहुत मतलब सोबर है और अच्छे हैं। तो मतलब वो उनको मैं थैंक्स करना चाहूँगा। साथ में मैं मेरे जो फिज़िक्स टीचर थे सुदीप सर, वो यहाँ रहते हैं मतलब कि थाना कॉलोनी में, मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा। मैं बचपन में उनके पास पढ़ा था, मतलब कि मैथ्स भी उनके पास किया था, बायोलॉजी एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाया होगा जी। फिर उसके बाद मैं मेरे एक मतलब ट्यूशन टीचर है मेरा, जो मैं इंग्लिश जिसके पास पढ़ता था, वो अकरम सर है। वो भी उनके पास मैं 7 इयर्स इंग्लिश पढ़ा था, तो वो भी मुझे मतलब इंग्लिश के साथ साथ बाकी बहुत कुछ पढ़ाए। फिर इसके अलावा बाकी सब टीचर्स जो मुझे पढ़ाए थे, प्रदीप सर हैं और जो लोग मतलब मुझे पढ़ाए थे स्कॉलर में। केमिस्ट्री में आपका बहुत अच्छा परसेंटेज है, तो केमिस्ट्री कहाँ किस टीचर के पास पढ़े थे? जैसे मतलब 10th में तो केमिस्ट्री हम लोग को संजीव सर पढ़ाते थे। वैसे मतलब 10th ये सारा 10th का जो पढ़ाई है वो नीट में तो आता नहीं। बस वो 10th का पढ़ाई जो है वो बेस बनता है आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोटा में जाके जहाँ आपके तो केमिस्ट्री का टीचर तो एक अहम रोल या भूमिका लिया होगा जी। फिर जब मैं कोटा आया तो यहाँ कोटा में जो टीचर्स है वो मतलब टीचर्स कम है, वो फ्रेंड्स ज़्यादा है। अच्छा, मतलब कि आप जो वहाँ के टीचर्स देखेंगे तो वो मतलब कभी एक टीचर की तरह बिहेव नहीं करते कि बट मतलब आपको डांट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो एक एज अ फ्रेंड बिहेव करते हैं। और वहाँ के टीचर्स मतलब रेयरली कहीं मिलते हैं, डांटते हैं तो दोस्त जैसा डांटते हैं जी बिल्कुल। और वो वहाँ मतलब सब टीचर्स सब मतलब सब तरह के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करते हैं। वो जानते हैं कि एक एज अ टीनेज स्टूडेंट को क्या क्या फेस करना पड़ता है, कि मतलब ये प्रेशर वो फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड को किस तरह से कंट्रोल करना पड़ता है। बिल्कुल, तो वो सब चीज़ को डील करते हैं टीचर्स, साथ ही एकेडमिक्स के साथ साथ वो भी ऐसे मतलब सब। जब भी मुझे खराब लगता था मैं टीचर से जरूर कंसल्ट करता था, पेरेंट्स से पहले उन्हीं को कंसल्ट करता था। हाँ। एक सिचुएशन है जो मैं मतलब डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे मेरा एक 5 सितंबर 2022 में मेरा एक टेस्ट हुआ, टीचर्स डे वो दिन था। हाँ, उस दिन मेरा टेस्ट था, एक मतलब मॉक टेस्ट था। तो उसमें मेरा स्कोर अच्छा था, 715 था, 7 आउट ऑफ 720। तो उस रात को मैं थोड़ा लेट से पढ़ लिया था, मतलब कि ऐसे मैं अक्सर 10 बजे सोता था, 5 बजे उठता था। तो उस दिन मैं केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स पढ़ने के कारण मैं 12 बजे सो गया। और थोड़ा अगला दिन टेस्ट था तो थोड़ा प्रेशर था, तो वो प्रेशर के चक्कर में हम सोचे मतलब कि मतलब टेस्ट के बारे में सोचते रहे तो नींद नहीं हुआ था, तो 2 बज गया था नींद आने में। फिर मैं 3-4 घंटा सो के एग्जाम देने गया था। फिर हमको नहीं लगा कि मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा, मैं एग्जाम दे के आया, थोड़ा तकलीफ मतलब थक गया था। फिर उसके बाद आया तो उस रात को हमको नींद नहीं हुआ। अब हमको उस रात को नींद नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, सिर दर्द कर रहा है, नींद नहीं हुआ। फिर उसके बाद का रात में वही प्रॉब्लम, 2 घंटा मैं उस दिन सोया। फिर ऐसे करते करते मतलब कि दिन खराब होने लगा, टाइम खराब हो रहा था। कितना दिन ऐसा हुआ? ऐसा लगातार 20 दिन चल गया था। अच्छा। तो जब वो 20 दिन मतलब जो वर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं मेरे लाइफ का वो था। अच्छा। मतलब हम पहला नींद नहीं हो रहा है उसका दिक्कत, सिर दर्द है, बॉडी प्रॉब्लम है, मतलब दर्द कर रहा है ये सब, और दूसरा मेंटल प्रेशर कि क्लासेस चल रहा है और हम होमवर्क सही से नहीं कर पा रहे, हम मतलब पढ़ के सही से नहीं जा पा रहे। तो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा था। मतलब मैं तब इतना रोता था, मतलब इतना रोना आता था कि मैं मतलब रात को 1 बजे 2 बजे पेरेंट्स को फ़ोन करना, मैं नहीं चाहता था कि फ़ोन करें क्योंकि वो लोग भी टेंशन में आते हैं, लेकिन फिर भी मजबूरन फ़ोन करना पड़ता था। फिर उसके साथ मेरे एक सीनियर था जिसके बारे में बोले थे तलाम ऑफिस, मैं उसको फ़ोन करता था, वो हमको हमेशा लिफ्ट अप करता था। फिर तलाम ऑफिस क्या कर रहा है? वो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहा है। वो अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं हुआ उसका, अगला साल जरूर हो जाएगा। लेकिन आपको गाइड करते थे? हाँ बिल्कुल। वो लोग जैसे कि मेरे दीदी भी नीट क्रैक नहीं की थी लास्ट अटेम्प्ट में, वो लोग नीट क्रैक नहीं कर पाए, हो सकता है थोड़ा नॉलेज का मतलब कमी हो, लेकिन वो लोग जो अपना एक्सपीरियंस से हाँ जो एक्सपीरियंस से हमको बताया कि ये गलती होता है, ये होता है, तो मैं उसको सुधारता गया। और उनके जो मिस्टेक्स है उन मिस्टेक्स को सुधारने के कारण हमसे जो एक नया मिस्टेक्स नहीं हुआ, मैं उनका वो लोग का मिस्टेक सुनता रहा और उसको सुधारता रहा, तो मुझे मतलब इतना प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। तो वो लोग अगर निकाल नहीं पाया तो उससे एक बेनिफिट ये रहा कि मेरा जो है वो प्रिपरेशन मोड हुआ। फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम चल रहा था, तो फिर उसके बाद मेरे एक टीचर थे जो मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर थे। हालांकि सब टीचर्स मेरे वहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव थे, सब बहुत प्यार करते हैं हम लोग से। उसमें एक टीचर थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनका नाम था संदीप कुमार गुप्ता। वो हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखे थे, उनको लगा था कि मतलब हम लोग 5 दोस्त थे, उसमें से कोई ना कोई तो AR1 लाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सभी का मार्क्स थोड़ा कम हो गया। ऐसे एक दोस्त का 705 है और बाकी लोग का 690, 690, 695 ऐसे, मतलब एवरेज आपके नंबर के करीब है। हाँ, तो हम लोग मतलब काफ़ी अच्छे भी थे। जो टॉपर हुआ ऐसे आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि जो टॉपर हुआ इस बार नीट में कितना मार्क्स लाया? हाँ, वो जैसे 720 दूसरे कोचिंग से है, मतलब साउथ से। अच्छा। ऐसे 715 का मेरे फ्रेंड्स में से एक आपके वहाँ से आप जहाँ पढ़ते थे वहाँ से 715? हाँ, मेरे एक दोस्त है 715 है, एक और एक दोस्त है मेरी फेस का, उसका 17 आया। फिर और लोग कितना रैंक में? वो लोग का 37 रैंक है। अच्छा, मतलब विदिन 100 है। हाँ, विदिन 100 है। और 705 का और एक फ्रेंड है, उसका 150 रैंक है।
फिर 211 है, एक मेरे दोस्त का उसका भी 700 है। तो हालांकि मेरा भी मार्क्स उधर ही आना था, मैं वो लोग से भी Anyway, whatever it is, हाँ, फिर भी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए कि मिस्टेक्स हो गया, OMR गलती फीलिंग में, फिर भी कोई बात नहीं, जो स्कोर है वो अच्छा है। फिर वो जो डिप्रेशन का मतलब वो प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो प्रॉब्लम एक्चुअली में डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। जी। तो तब वो बहुत गलत फेज था। फिर वो टीचर हमको हेल्प मतलब अपने कार में ले जाकर एक डॉक्टर के पास लेके गए। फिर वो डॉक्टर हमको मतलब काउंसलिंग किए। हाँ, वो डॉक्टर काउंसलिंग किए। दवाई लेना पड़ा था उसको? हाँ, एंटी डिप्रेशन लेना पड़ा था। अच्छा। और स्लीपिंग पील्स भी दिया था। अच्छा। तो फिर वो एक हफ्ता हम लिए, तब मतलब एक खतरनाक वाला फेज था, जो मतलब हम याद करते तो हमको डर लगता है कि ऐसा कभी ना हो और कभी। फिर तब वो एंटी डिप्रेशन लिए थे हम, और स्लीपिंग पील्स भी लिए थे। फिर उससे एक हफ्ता रेगुलर ऐसे दवाई लिए, फिर वो थोड़ा ठीक हो गया। तो वो अभी हमको रियलाइज हो रहा है कि वो अच्छा हुआ तब हो गया। तब हम गॉड को बोल रहे थे, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि गॉड हम लोग को सही फेस भी देता है तो गलत फेस भी देता है। अल्लाह सही तो फेस देता है। अगर अल्लाह हमको सही फेस दे रहा है तो उसको हम कभी तो क्वेश्चन नहीं कर रहे कि अल्लाह हमको 715 क्यों दिलाए, हमको SRG बैच में सिलेक्शन क्यों कराए, मेरा मार्क्स इतना अच्छा क्यों, ऐसा क्वेश्चन हम कभी नहीं किए जब अच्छा हुआ। तो जब मेरे साथ खराब हुआ तो हमको कोई राइट नहीं बनता कि हम गॉड को पूछे, अल्लाह को पूछे कि अल्लाह आप हमको क्यों दिए। तो इसीलिए तब मैं फिर भी दिल में क्वेश्चन आता था कि अल्लाह प्लीज मत दीजिए, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत पढ़ाई खराब हो रहा है। तो फिर भी मैं जब भी प्रे करता था, मैं अल्लाह के पास बहुत रोया है, मतलब जब भी सुजूद में सजदा में रहता था तो मैं अल्लाह को प्रॉब्लम बताता था। तो हालांकि उनको पता होता है, सब गॉड को सब पता होता है, फिर भी मैं बताता था, वो उससे मन हल्का होता था। फिर उसके बाद मतलब तब मैं तब मन में आता था जो क्वेश्चन कि क्यों हो रहा है, मतलब मेरा पढ़ाई खराब हो रहा है। फिर जब नीट से 1 महीना पहले यही प्रॉब्लम मेरे बाकी दोस्त लोग को होने लगा, तो तब हमको रियलाइज हुआ कि अच्छा हुआ था तब हो गया, अगर तब नहीं होता तो अब होता। जो अल्टीमेट पीरियड है प्रिपरेशन कभी ना कभी तो होता, और अगर नीट के आगे होता तो मेरा मतलब रिवीजन बहुत खराब हो जाता। तो वो तब हुआ था, इसीलिए हम उसको कोप अप करना सीख गए थे। तो इसीलिए जब नीट के आगे हो रहा था तो उसको हम कोप अप कर लेते थे कि वो सीख गए थे। इसलिए तो इसलिए जो गॉड प्लान करता है वो बेस्ट होता है। तो हो सकता है हमको कभी खराब लगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन मतलब गॉड का प्लान कभी डाउटफुल नहीं होता। Anyway, that is the aesthetic thought you will get in the intelligent as well as, ये एकदम बिल्कुल सही है, कह सकते हैं अल्लाह हो, गॉड हो, भगवान हो, किसी के लिए अगर बुराई सोचते हैं वो भी भलाई के लिए ही सोचते हैं। whatever is done, whatever is created, whatever is to be tolerated by man, and we think that it is given by God, अल्लाह, भगवान, so वो हमारे भलाई के लिए। इसीलिए तो ये कहावत है, अल्लाह जो करते हैं भलाई के लिए करते हैं, भगवान जो करते हैं भलाई के लिए करते हैं। कम से कम साइंस के एक स्टूडेंट होने के नाते और आइंदा दिनों में एक मशहूर मारूफ डॉक्टर बने, ये दनिश रेज़ा को ये एहसास अभी इस उम्र में ही हो चुका है। इसके लिए भी सब जो हमारे दर्शक श्रोताएं हैं वो माशाल्लाह कहेंगे। हाँ, चलिए और एक बार हम दनिश से बात कर लेते हैं स्कूलिंग के टाइप में। सो इन विच ईयर यू कंप्लीटेड योर ICSE? It was in 2011 I think. 2021 batch. Not 2011, 2021. 2021. 2021. 2020 and 2021 batch. Yes. So that means you didn't appear you could not appear due to COVID situation at that time. We did not. 2021 में आप ICSE किए और बोर्ड एग्जाम दिए 12 का जी 2022 में। जी और 2023 और में फिर 2021 में तो मैं 10th का बोर्ड दिया, फिर 21 में 11th ही चला जी अप्रैल से जी। फिर 22 में 11th का चला, मतलब 22 में 12 चला, फिर 23rd इस बार अप्रैल में मैं मतलब बोर्ड से। इसके साथ मतलब मेरा मेंस में जेई मेंस एक एग्जाम है इसका इंजीनियरिंग का, उसमें मेरा मार्क्स अच्छा था काफ़ी, उसमें मेरा परसेंटाइल था 99.3, यानी कि वो बिना मैथ्स का था। उसमें रैंक कितना आया था? उसमें रैंक मेरा 7000 की तरफ था। 7000 एक्चुअली में मैथ्स नहीं है इसलिए। अच्छा। फिजिक्स में मेरा 99 परसेंटाइल, मतलब एक क्वेश्चन गलत था, और केमिस्ट्री में एक ही क्वेश्चन गलत था। अच्छा। और मैथ्स में मैं 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। अच्छा। उसमें से एक सही। जो जेई मेंस जो है उसमें तो IIT में एडमिशन मिलता है लोगों को, तो उसमें क्या क्या पढ़ाई जाता है? जो मैथ्स छोड़ के होता है तो इंजीनियरिंग होगा नहीं, दूसरा कोई जो स्ट्रीम है उसमें पढ़ाई होता है, किसमें होता है? हाँ, जैसे कि मतलब जो हमको कॉलेज तो दे देगा, NITs मिल जाएगा। मैं एडवांस नहीं दिया क्योंकि फिर कोई मतलब जरूरी नहीं है। हाँ, IIT के लिए, लेकिन देने को मतलब हमको लगा कि फिर जुलाई में हो रहा है तब तक तो भूल ही जाएंगे, देखिए क्या फायदा। तो मेंस में NITs मिल जाएगा, लेकिन फिर वो देंगे नहीं इसलिए क्योंकि मेरा मैथ्स एज अ सब्जेक्ट क्लास 12 में नहीं था। तो मतलब मैं ऐसे बस चेकिंग के लिए कि मतलब इन्वायरमेंट कैसा होता है एग्जाम का, क्योंकि मैं फर्स्ट अपियर कर रहा था इस बार, तो इसीलिए एग्जाम आइडिया भी मिल गया होगा। हाँ, मतलब वो एक ही चीज, एक ही जो है ये अथॉरिटी कंडक्ट करता है उसको NTA, तो इसीलिए मैं मतलब बस ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए मैं इंजीनियरिंग एग्जाम दिया था, और उसमें भी अच्छा मार्क्स था, मतलब काफ़ी अच्छा था। बिना मैथ्स का वो परसेंटाइल काफ़ी बेहतर है, मतलब मैथ्स का होता तो फिर 99.9 आ जाता, तो फिर वो भी बेहतर था। उसमें मतलब होता है क्या है कि एक नीट का अच्छा स्टूडेंट वो मेंस में इजीली अच्छा मार्क्स आ जाता है। ठीक। अच्छा, आप सभी को बता दें, दनिश रज़ा से हम लोग सीधा रूबरू हुए थे। आखिरी सवाल हम पूछेंगे कि अपने
माँ बाप का तो एक तमन्ना होता है, लेकिन हम भी कहेंगे आपको कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे कि अय बंदा तेरा रज़ा क्या है। लेकिन उसके लिए तैयारी, मेहनत और लगन जिसको कहते हैं, यानी कंसिस्टेंसी, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सो अगले दिन में चल के इतना अच्छा रैंक कोई भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया में आपको एडमिशन मिल सकता है जी। ऐसा ही देखा जा रहा है। हम लोग का जो तजुर्बा या एक्सपीरियंस है तो उसे कह सकते हैं। क्या बनना चाहते हैं अगले दिनों में? डॉक्टर तो बनना ही है, इसके इसमें कोई मतलब ये नहीं है। वो आपका भी दिल में थाम लिया हुआ है, मम्मी पापा के दिल में थाम लिया हुआ है। तो क्या ऐसे बनना तो चाहते हैं? मतलब पहले MBBS करना है। हाँ, मतलब कि हमेशा से मतलब हमको एम था कि एम्स दिल्ली जाना जी। है, और टीचर्स भी हमेशा बोलते थे क्लास में कि मतलब बेटा आप लोग का तो इजीली हो जाएगा, जी, मतलब जी, आप लोग जी, सो के एम्स दिल्ली निकाल जी लो। जी लेकिन थोड़ा सा वही जो 2 क्वेश्चन के कारण एम्स दिल्ली छूट गया इस बार मेरा, और वो बहुत मतलब हॉन्ट करता है हमको, तकलीफ होता है कि नहीं यार, मतलब गेट पे घुस के मैं वापस आ गया जी जी कि इजीली जा सकता था, जी, मॉक्स जी, में जी। इतने अच्छे आ रहे थे। तो अब नेवरदलेस वही कि मतलब जो गॉड दे रहा है वो बहुत है। इसके अलावा एम्स दिल्ली के अलावा बाकी कॉलेज मिल जाएगा, तो मतलब बाकी कॉलेजेस में या तो मतलब मैमसी मौलाना आज़ाद है, उसमें अगर हुआ तो वो ले लेंगे, वरना फिर बाकी एम्स है, एम्स भुवनेश्वर, ये सब भी काफ़ी मतलब टॉप लेवल गेम्स हैं, तो उसमें से किसी एक को मतलब चूज़ कर लेंगे। अभी काउंसलिंग होने वाला है। अच्छा, काउंसलिंग कब से शुरू हो रहा है? हाँ, काउंसलिंग शुरू हो रहा है। वो मतलब अभी डेट नहीं आया, वैसे आज कल में डेट दे देगा रजिस्ट्रेशन का, फिर उसके बाद वो चूज़ करने का कि कौन सा कॉलेज लेना है। जी फिर उसके बाद वैसे मतलब एक एज अ प्लान मैं सोचा हूँ हाँ, कि ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू कंप्लीट MBBS विद इन 5.5 ईयर और विद इंटर्नशिप। लेकिन उसके बाद आगे चल के क्या करना है? आगे चल के मतलब अगर सिचुएशन ऐसा रहा तो 1-2 साल यूपीएससी में दे सकते हैं, अगर मतलब मन रहा तब, वरना फिर मतलब आगे पीजी करेंगे। और मतलब अगर यूपीएससी मन नहीं किया फिर पीजी करना है, फिर उसके बाद आगे जिसमें थोड़ा ज़्यादा कमाई है और जिसमें ज़्यादा हेल्प है, लोगों का हेल्प हो सकता है, और जो मतलब जनरली मतलब लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते इधर एरिया में, और वैसे डॉक्टर नहीं है, तो वैसा फील्ड में जाना है। जैसे कि कार्डियो सर्जन होता है, वो काफ़ी टॉप लेवल का ब्रांच है, न्यूरो सर्जन, तो ये सब बन सकते हैं। इसमें से चूज़ कर लेंगे, अभी तो शुरुआत होगी सर। যারা নতুন করে যুক্ত হলেন, যারা বাংলা দর্শক শ্রোতা আছেন, তাদের জন্য জানিয়ে দিই, উত্তর দিনাজপুর তথা ইসলামপুর মহকুমা এবং ইসলামপুর মহকুমার ইসলামপুর এবং গোয়ালপুকুর, যার উপরে এই মুহূর্তে সরাসরি গর্ব করতে পারেন, তিনি আমাদের ইসলামপুরের সোনার ছেলে মোহাম্মদ দানিশ রেজা এবং মোহাম্মদ আব্দুল সালাম, যিনি একজন আর্মি এবং তার পাশাপাশি বর্তমানে সার্ভিসম্যান হিসাবে ইসলামপুর কোর্টে কর্মরত। তার সুযোগ্য সন্তান মোহাম্মদ দানিশ রেজা, আনসারা বেগমের সুযোগ্য সন্তান, ইসলামপুরের ইসমাইল চকে থেকে এখানকার একটি নামি দামি বা বলা চলে একটি ইংলিশ মাধ্যমের বিদ্যালয়, ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পর তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রাজস্থানের, সেখানে নিটের জন্য প্রিপারেশন এবং তার পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক বা আইএসসির প্রিপারেশন নেওয়ার পরে অবশ্যই সবাইকে তাক লাগানোর মতো, অহংকার করবার মতো আবার র্যাঙ্ক করেছেন। অল ইন্ডিয়াতে যার র্যাঙ্ক হচ্ছে 806 এবং ক্যাটাগরি র্যাঙ্ক হচ্ছে 192, যেখানে তার প্রাপ্ত মার্কস হচ্ছে 690 এবং পার্সেন্টেজ হচ্ছে 99.95, অর্থাৎ বলা চলে 0.5%-এর জন্য সে 100% করেনি, সেই আক্ষেপ তার থাকবে। কিন্তু এই মুহূর্তে যে গর্ব বা অহংকারের বিষয় হয়ে সে নিট ক্র্যাক করেছে, তার জন্য আমরা অবশ্যই তাকে তার পরিবারকে অবশ্যই শুভকামনা জানাবো, তার অবশ্যই সুস্থ এবং সবল জীবনের পাশাপাশি তার জীবনের সমস্ত সাফল্য কামনা করব। আমরা দানিশ রেজাকে এতক্ষণ হিন্দিতে কথা বলতে শুনলাম, কিন্তু আমরা একটু বাংলা তার কাছ থেকে, কারণ যারা হিন্দিভাষী হন তারা বাংলা ভাষা বাংলায় বা ভাঙা বাংলায় কথা বলেন, সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের কাজের জন্য বাংলা এবং হিন্দিতে তার শেষ বাক্য কী থাকবে সেটা আমরা শুনবো। দানিশ, যে কথাটা বলবো, ইসলামপুরে মানুষ হয় হিন্দিতে পড়াশোনা, নিঃসন্দেহে হিন্দি ইংলিশ মিডিয়াম ছিল, বাংলা বলা যায়? হ্যাঁ, একটু বলতে পারি। আচ্ছা, বললাম সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা যারা তোমাকে ফলো করে আগামী দিনে নিট ক্র্যাক করবে, জেই ক্র্যাক করবে বা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে, ইউপিএসসি ক্র্যাক করবে, ডব্লিউবিসিএস ক্র্যাক করবে, তাদের জন্য তুমি কি বলবে? হোয়াট উইল বি ইয়োর লাস্ট ওয়ার্ড? বাংলায় বলবে। হ্যাঁ, আমি মানে হ্যাঁ, ইংলিশ বাংলা মিশিয়ে বলো। ট্রাই কর রহে হ্যাঁ, जैसे যেটা মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আছে ওটা আছে হার্ডওয়ার্ক করতে হবে, অবশ্যই, মানে ইন্টেন্স হার্ডওয়ার্ক। অবশ্যই যদি আমরা একটু হার্ডওয়ার্কে মানে একটু কমই রাখি, ওটাকে মানে আমার র্যাঙ্কে কমই আসে, বেশি